पिछले वीडियो में हमने दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना सीखा था कि भिन्न भिन्न स्थितियों में वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अब उन दर्पणों के उपयोग और आगे की बात सीखते हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग। नंबर 1, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दाढ़ी शेविंग करते हैं, बनाने में किया जाता है, पहला उपयोग। और दूसरा उपयोग क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर नाक, कान, गले के भीतरी भागों का परीक्षण करने में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके द्वारा प्रतिबिंब बड़ा बनता है। भीतरी भागों का निरीक्षण करने में करते हैं। तीसरा उपयोग इसका उपयोग टेबल लैंप जो होते हैं उसकी शेडों में, टेबल लैंपों के शेडों में किया जाता है। इसका उपयोग टेबल लैंप में किया जाता है। और चौथा उपयोग, इसका उपयोग मोटर कार होती है, इसका उपयोग मोटर कार, रेल, स्टीमर, पानी के जहाज जैसे होते हैं, स्टीमर आदि के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। आदि की जो लाइट होती हैं, लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो ये 4 मैंने मुख्य अवतल दर्पण के उपयोग लिखाए हैं। ऐसे ही दूसरा है एक और, जिसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसके 2 मुख्य उपयोग हैं। पहला है कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार, बस, स्कूटर गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल आदि वाहनों में साइड में लगे होते हैं। आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में पीछे के वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। मोटरसाइकिल में साइड में एक दर्पण लगा होता है
वो हमारा उत्तल दर्पण ही होता है। बस में जो ड्राइवर होता है उसकी साइड में एक दर्पण लगा रहता है, वो भी उत्तल दर्पण ही होता है, और ये पीछे के वाहनों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है इसका उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग गली बाजारों, जो गली में लगे लैंप लगी होती हैं, गली बाजारों के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है, जिससे कि प्रकाश अधिक दूरी तक फैल सके, के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से ये हमने दर्पण के उपयोग देखे। अब इससे आगे गोलीय दर्पण के लिए कुछ चिन्ह पदपाटी हमें देखनी है, तो सवाल करने के लिए कुछ सूत्र आएंगे। यदि गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह पदपाटी, गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, ये याद रखनी है, इससे आंकिक सवाल होंगे। चिन्ह के बिना सवाल हमारे गलत हो जाते हैं, इसलिए चिन्हों का विशेष महत्व है। तो कुछ नियम हमें देखने हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाता है, ओर से डाला जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, वस्तु दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। दूसरी बात, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। जितनी दूरियां नापी जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाएंगे, दर्पण के ध्रुव से नापना शुरू करते हैं। तीसरी बात, आपतित किरण की दिशा में, मुख्य बात है, सबसे महत्वपूर्ण यही है, आपतित किरण की दिशा में नापी दूरियां धनात्मक तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। ऋणात्मक, जिधर से किरण आ रही है वही दिशा में हम नाप करके ले जाएं, आपतित किरण की दिशा में, जिधर किरण आ रही है वही दिशा में नाप के ले जाओ, धनात्मक होंगे। विपरीत दिशा में नाप करके ले जाएंगे तो ऋणात्मक होंगी। चौथी बात, मुख्य अक्ष है हमारा, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु की लंबाई धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक लेते हैं। एक जैसे एक अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं, ये हमारा एक अवतल दर्पण है जिसके उठे हुए तल पर पॉलिश है, ये मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव। मान लिया यहाँ पर कोई वस्तु रखी है,
यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है। तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखिए किरण इधर जा रही है, हम यहाँ से विपरीत दिशा में नाप करके ला रहे हैं, तो ये दूरी कैसी होगी, हमारी ऋणात्मक होगी। ठीक है, ऐसे ही। और अगर इस दिशा में अगर हमारी किरण इसको पार करके इधर चली जाए या इधर हमारा प्रतिबिंब बने, तो इसकी दिशा में दूरी नापेंगे, वो दूरी कैसी होंगी, हमारी धनात्मक। अर्थात दर्पण के पीछे की जो दूरियां हैं वे धनात्मक होती है और दर्पण के आगे की दूरियां ऋणात्मक। ऐसे ही मुख्य अक्ष के ऊपर जो बनना है, ये वस्तु रखी है, ये दूरी धनात्मक होगी, और अगर इसके नीचे प्रतिबिंब बनेगा तो वो दूरी ऋणात्मक होगी। 4 बातें हमें याद रखनी है। अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब देखिए दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, इन दोनों में क्या संबंध है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी को कैसे लिखते हैं, या तो पहले हिंदी में लिख लो, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे आधी का मतलब 2 का भाग दे देंगे, F बराबर R बटे 2, या 2 इधर लाएंगे तो R बराबर 2F। तो ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हो गया। इसका प्रूफ तुम्हारे कोर्स में नहीं है, केवल याद रखना है। दूसरी बात, अब देखते हैं हम दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पणों के चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए एक ही सूत्र है। तो उसके लिए दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, इसके लिए हम u का प्रयोग करेंगे, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसके लिए हम v का प्रयोग करेंगे, और फोकस दूरी f का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से एक दर्पण सूत्र बनता है हमारा, इन तीनों में संबंध है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र हमें याद रखना है। अब इसके लिए चिन्ह देख लेते हैं, नोट करके लिख लेंगे। तो क्या चिन्ह देखने हैं, सबसे पहले हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण के लिए u का मान कैसा लेंगे, u का मान ऋणात्मक लेंगे, और v का मान भी कैसा लेंगे, ऋणात्मक। कब लेंगे ऋणात्मक, जब प्रतिबिंब वास्तविक है, और अगर आभासी है तो धनात्मक लेंगे, और f का मान भी ऋणात्मक। अर्थात अवतल दर्पण के लिए तीनों चीजें ऋणात्मक होती हैं। और उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण के लिए u का मान ऋणात्मक, अर्थात u का मान तो कोई सा भी दर्पण हो सबके लिए ऋणात्मक दिया जाता है। v का मान धनात्मक, इसके द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए v का मान धनात्मक लिया जाता है, और इसकी फोकस दूरी भी धनात्मक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चिन्ह हमें याद रखने हैं। अब जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब बड़ा छोटा कितने गुना बड़ा बनना है, उसके लिए हम एक और परिभाषा सीखेंगे कि प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन।
प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या है, इसकी परिभाषा, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र देखिए, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो इसे m से व्यक्त करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश बटे वस्तु की लंबाई h। तो m बराबर h डैश बटे h, या u और v के पदों में एक और सूत्र होता है, m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u। जो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान ऋणात्मक लेंगे और आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान धनात्मक। रेखीय आवर्धन का मतलब क्या है? रेखीय आवर्धन का मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितने गुना बड़ा या छोटा बनना है। तो रेखीय आवर्धन का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब हमारा बनना है वो कितने गुना बड़ा है या छोटा है। अब इस पर आधारित एक सवाल करते हैं। अब देखिए एक आंशिक सवाल, ये दर्पण सूत्र पर आधारित एक सवाल है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, हम बात करी थी बस, मोटरसाइकिल आदि में तो साइड का दर्पण लगा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। तो उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी प्रकृति आभासीय या वास्तविक है, और उसका साइज बताना है, कितना बड़ा बनना है, 2 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना, 1.5 गुना, वो 3 चीज हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे, बहुत आसान सा सवाल है। क्या क्या दिया हुआ है? ऑटोमोबाइल में दर्पण में लगे दर्पण पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है। तो वक्रता त्रिज्या को कैसे लिखते हैं? r से। वक्रता त्रिज्या r बराबर 3 मीटर। कौन सा दर्पण है हमारा? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए धन की ली जाएगी। और क्या दिया है? एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। दर्पण से वस्तु की दूरी इसे u से लिखते हैं। कितना दिया है? 5 मीटर। और u का मान कैसा लिया जाता है? माइनस का। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। और दूसरा क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब का साइज ज्ञात करना है। और एक रेखीय आवर्धन कितने गुणा बड़ा बनेगा वो बताना है। तो इसके लिए देखते हैं, सूत्र में लगाएंगे मानों को। तो सबसे पहले हम फोकस दूरी निकालेंगे। अभी संबंध लिखाया था कि F बराबर R/2, R का मान 3/2
और एफ का मान आया, भाग देंगे तो 1.5 मीटर। अब दर्पण सूत्र लगाएंगे। इसके बाद दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और मान रखेंगे f की जगह 1.5, v का मान ज्ञात करना है और u का मान -5। दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, 10/15 बराबर 1/v, और ये प्लस माइनस मिल करके -5। संख्या को संख्या की तरफ ले आओ, 10/15 प्लस 1/5 बराबर 1/v। एलसीएम आ गया 15, 15 से 15 कट गए 10, 5 से कट गए ये 3 बार 1/v, और जोड़ेंगे तो 13/15 बराबर 1/v। हमें उल्टा कर देंगे तो v का मान निकल के आ जाएगा 15/13। अब 13 का भाग देंगे 15 में तो ये आया हमारा 1.15 मीटर। अर्थात प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। चूंकि v का मान धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा। प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो ये क्या हो गई, उसकी प्रकृति हो गई। क्यों प्लस का आ रहा है, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो वो आभासी बनेगा। अब हमें एक और बताना, उसका साइज बताना है, प्रतिबिंब का साइज। तो m बराबर हमने पढ़ा था एक सूत्र, m बराबर v माइनस के v/u। मान रखेंगे इसमें तो कितना आएगा, v और u के मान हमें मालूम है। m बराबर माइनस के v का मान निकाला अभी हमने 1.15 और u का मान -5, माइनस से माइनस कट गया तो m बराबर भाग देंगे 5 दूनी 10, 5 दिया 15, m बराबर 2.23। अर्थात प्रतिबिंब 0.23 गुना बड़ा बनेगा। ये हो गया हमारा सवाल। तीनों चीज हमारी निकल के आ गई। प्रतिबिंब 0.23 गुना बड़ा बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। प्रकृति कैसी होगी उसकी, आभासी प्रकृति होगी। अब 2 सवाल तुम्हें घर के लिए दे रहा हूँ, वो करने हैं तुम्हें 2 सवाल। क्या है वो 2 सवाल, वो देख लेते हैं। देखिए ये 2 सवाल तुम्हें करने हैं। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, पहला सवाल। दूसरा, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब, बिंब कहते हैं वस्तु, का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। उसके लिए मैं संकेत में बताए दे रहा हूँ। यहाँ पर वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर दी हुई है, 3 गुना है तो m बराबर 3 हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए माइनस का होगा, और v का मान हमें ज्ञात करना है। ये सवाल तुम्हें करने हैं। शेष अगले वीडियो में हम बात करेंगे। अपवर्तन की।